हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं संजीव कुमार, आपका फिजिक्स टीचर, लेकर आया हूँ आपके लिए सेकंड वीडियो ऑफ टारगेट नीट वीडियो सीरीज़। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। और नीट में इलेक्ट्रिक फील्ड पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of the proton is, option A है smaller, option B 5 times greater, option C 10 times greater, option D equal। तो स्टूडेंट किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, इसमें गिवन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। This is the direction of electric field. In first case, this is direction of electric field. We can denote it by E vector. An electron falls from rest through the vertical distance h. स्टूडेंट एज यू नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमने कहीं से ड्रॉप किया है, बिकॉज इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव करेगा, एक डिस्टेंस मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन h, और इस पर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वी नो, F इज इक्वल Q इंटू ई। इस फोर्स की वजह से आप ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है। वो कितना होगा? यू नो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यू कैन राइट A QE डिवाइडेड बाय M। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर ये प्रोटॉन की बात हो रही है तो ये प्रोटॉन का चार्ज है, और आपको पता है दोनों चार्ज सेम होते हैं ना। अब उसने क्या किया, उसने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स कर दी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू नो, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and moving towards negative charge. This is the electric field. अब एक प्रोटॉन को ड्रॉप किया गया है, सेम हाइट उसने मूव की, तो वो पूछ रहा है कि सेम हाइट को कवर करने में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम ले रहा है या प्रोटॉन ज़्यादा टाइम ले रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना कम टाइम ले रहा है, कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये टाइम ले रहा है तो दोनों में डिस्टेंस बराबर है, तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एज वी नो, S इज इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S h कवर कर रहा है, डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं दोनों वो h है। आल्सो इनिशियली रेस्ट पे थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? QE बाय M, हाफ AT स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं H विच इज 1/2 QE बाय M इंटू T स्क्वायर, और यू कैन राइट T स्क्वायर विच इज क्रॉस मल्टीप्लाई 2mH अपॉन QE। ओके, आल्सो T रूट ऑफ दिस वन। सो स्टूडेंट, अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की बात करूं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हुआ था, यहाँ से प्रोटॉन ड्रॉप हुआ था, दोनों में देखूं दोनों का चार्ज सेम है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है और दोनों सेम हाइट कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। एंड यू नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसे कम टाइम लग रहा है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा स्मॉलर। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल टेक लेसर टाइम। लास्ट में से पूछा गया था द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। सो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर, तो राइट ऑप्शन इज स्मॉलर। This is the option and this is option number A. Now question second, a toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. Option A है 2 meter per second, 4 meter per second. Option B है 1 meter per second, 3 meter per second. और ऑप्शन सी है 1 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट किस तरह से होगा ये क्वेश्चन? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि किस तरह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके मूवमेंट की डायरेक्शन को बताया गया है। सपोज करो इनिशियली टॉय कार यहाँ पर है और उस पे, क्योंकि इनिशियल का मतलब है टाइम ज़ीरो की बात हो रही है, क्योंकि उस समय वो रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हम ज़ीरो, वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर लेते हैं, अभी वेलोसिटी अभी ज़ीरो है। जैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, यू नो F इज इक्वल टू Q इंटू ई एंड आल्सो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यू कैन से एक्सेलरेशन इज Q बाई ई डिवाइडेड बाई m. बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन जो चार्ज, आप चार्ज बोल सकते हो या टॉय कार जो जिसके ऊपर चार्ज Q है वो मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर वो इस समय यहाँ पर है, कुछ ने डिस्टेंस कवर किया है। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो गिवन है इसमें, वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है, 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो चुकी है। तो हम यहाँ से इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। आल्सो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 माइनस इनिशियल 0 डिवाइड बाय टाइम इज 1 सेकेंड विच इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही टॉय कार यहाँ पर पहुँची 1 सेकेंड के अंदर, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसका मतलब ये हो गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये रिटार्डेशन है। अगर ये रिटार्डेशन है, अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट 2 सेकेंड्स तक कार मूवमेंट कर रही है, बट जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पॉजिटिव को एक्सेलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड तक, बट उतना ही अगर मैं नेगेटिव का रिटार्डेशन दे देता हूँ तो दोबारा वेलोसिटी 0 पे चली जानी चाहिए विद इन 1 सेकेंड के अंदर। तो जैसे ही रिवर्स में एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन लगेगा तो विद इन सेम टाइम दैट इज इन 1 सेकेंड, यहाँ बन गया टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी अगेन कितनी हो चुकी है? वेलोसिटी हो चुकी है 0। अब फिर भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है तो कार रिवर्स डायरेक्शन में वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी।
अगर वो डायरेक्शन को रिवर्स करेगी और 1 सेकेंड तक और चलेगी, दोबारा वो उसी स्पीड पर पहुंच जाएगी विद इन 1 सेकेंड। कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड, बट इन रिवर्स डायरेक्शन। डायरेक्शन अलग है वेलोसिटी की। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है t 3 सेकेंड्स। तो हमें बताना है इस कंप्लीट जर्नी में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो हमें ये पता चल गया स्टूडेंट, जो एक्सेलेरेशन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो ये है, यहाँ और यहाँ ये रिवर्स डायरेक्शन में है। यहाँ इससे मैं देखो यहाँ रिटार्डेशन बोल सकता हूँ, बट यहाँ नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि मैं डायरेक्शन को पहले से इनिशियल डायरेक्शन से अपोजिट मान रहा हूँ, ठीक है। बट इसकी वजह से ये एक वेलोसिटी गेन कर रही है क्योंकि पहले वो 0 पे चली गई थी। नाउ स्टार्ट करते हैं 0 से 1 सेकंड के अंदर क्या हुआ। 4 टाइम 0 to 1 सेकेंड। इसमें क्या हुआ देखते हैं, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। यू नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो इसको S1 बोल देते हैं। पहला डिस्टेंस होगा S1, इनिशियली वो रेस्ट पे है तो 0 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन। ये सिर्फ फॉर्मूला इसलिए बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलेरेशन अप्लाई कर रही है उसके ऊपर, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 6 इंटू टाइम 1 सेकेंड 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6/2 विच इज़ 3 मीटर। ये डिस्टेंस कवर हुआ है विद इन 1 सेकेंड, और यही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। 4 टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड S2। यहाँ पर अब इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर S2। इनिशियल वेलोसिटी है 6, टाइम ड्यूरेशन भी 1 सेकेंड ही है इंटू 1 हाफ। एक्सेलेरेशन नेगेटिव का है तो आप यहाँ नेगेटिव लगाओगे, 6 टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड का है, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस, इसको कट करें तो आएगा 3 विच इज़ 3 मीटर। अगेन 3 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। 4 टाइम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड में क्या हुआ, S3 ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, अगेन S3। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब उसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हाफ एक्सेलेरेशन नेगेटिव का ही होगा, टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड का है दोनों के बीच में, ओके 1 स्क्वायर विच इज़ माइनस। देखो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आया था कैलकुलेशन के बाद, बट यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव का आंसर, -3 मीटर। अब माइनस निशान किस लिए लगा, इसे इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इसे डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस लेना है तो हम साइन को इग्नोर करेंगे, तो हम लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस होगा 333, 3 + 3 + 3 डेट इज़ 9 मीटर। अगर मैं निकालूं टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमें साइन को इग्नोर नहीं करना है, 3 + 3 -3 3 मीटर। अब एज पर क्वेश्चन हमें क्या क्या फाइंड करना है, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे बात करते हैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 3 and total time is also 1 2 3 second, that is 1 meter per second, 1 meter per second. Now average speed, total distance is 9 meter, total time is 3 3s are 9, 3 meter per second. So student, right option will be 1 meter per second and 3 meter per second. This is B. So right answer is B.
average velocity 1 meter per second, average speed 3 meter per second. Now the third question, a particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance y is क्यू ई वाई, ये ऑप्शन है, बी है क्यू ई स्क्वायर वाई, सी है क्यू ई वाई स्क्वायर और डी है क्यू स्क्वायर ई वाई. ओके, तो स्टूडेंट इसमें गिवन है कि हमारे पास एक चार्ज है जिसका मास भी गिवन है, चार्ज क्यू है, इनिशियली वो रेस्ट पर है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है और रिलीज़ कर दिया गया है. तो वो पूछ रहा है कि कितना उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y. ओके, तो स्टूडेंट एज यू नो, जब भी किस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर फोर्स लगता है, अगेन F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. अगेन F इज मास इंटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज क्यू ई डिवाइडेड बाय m. नाउ अगर वो डिस्टेंस y कवर कर रहा है तो हमें ये देखना होगा कि उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली है. हमारे पास एक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये डिस्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है हमारे पास. तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, इनिशियली वो रेस्ट पे था, 2 एक्सेलरेशन लग रहा है क्यू ई डिवाइडेड बाय m, डिस्टेंस y कवर किया है उसने एज पर क्वेश्चन. v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आए 2 क्यू ई बाय m इंटू वाई. बट स्टूडेंट हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए. एज यू नो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 2 क्यू ई डिवाइड बाय m इंटू वाई. 2 क्यू ई डिवाइड बाय m इंटू वाई. नाउ m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, q इंटू ई इंटू वाई, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. सो द करेक्ट आंसर इज A, which is q into E into y. Now next question is, the given figure gives electric lines of force due to two charges q1 q2. What are the signs of the two charges? q1 is positive but q2 is negative, q1 is negative but q2 is positive, both are negative, both are positive. सुन, एक डायग्राम गिवन है, स्टूडेंट ये डायग्राम गिवन है, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस. तो हमारे पास एक चार्ज है q1, एक चार्ज है q2. दिस इज q1 एंड दिस इज q2. तो स्टूडेंट सबसे पहले थोड़े बेसिक की बात कर लेते हैं. यू नो, इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends at the negative charge. Start from positive charge and ends at the negative charge, because the lines are ending at q1 and ending at q2, so the charge should be negative. So you can say both the charges are negative. तो दोनों के दोनों charges क्या होंगे, वो negative होंगे. तो हमारा right option होगा both are negative. Option is C. C will be right answer. Now next question is, a square surface of side L meter in the plane of paper is placed in uniform electric field E, which is in volt per meter, acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the sphere as shown in the figure. The electric flux linked to the surface in units of volt meter is, option A is EL square, option B is EL square cos theta, C is EL square sin theta and D is 0.
सो सुनिए, ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर जस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। सो स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड आया है नॉर्मली। इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली पास होनी चाहिए। सपोज करो हमारे पास एक एरिया है, दिस इज एन एरिया, बट इस एरिया को अगर एरिया वेक्टर बनाना है तो इस पे हमें एक एन कैप कंसीडर करना पड़ेगा विच इज़ नॉर्मल टू द एरिया, एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. Suppose this is area ds, so this will be direction of ds vector. हमें वो लाइंस कंसीडर करनी है जो n कैप के पैरेलल हैं. अगर जनरली ड्रॉ किया जाए तो अगर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर है तो हमें थीटा की वैल्यू 0 चाहिए. 0 होगी तो वो इस प्लेन पर नॉर्मली, अगर एंगल 0 होगा तो उस प्लेन पर नॉर्मली एक्ट करेंगी, नॉर्मली हिट करेंगी, तो वही हमारी लाइंस जो होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, फाई ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन. दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है गिवन क्वेश्चन के अंदर कि एक प्लेन इस तरह से है, इसका प्लेन वही है जो कि इस बोर्ड का प्लेन है, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो भी इसी प्लेन में जा रही है, इसको टच करती हुई कुछ इस तरह से जा रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही हैं. तो स्टूडेंट, क्योंकि ये लाइन सिर्फ इसको टच करके जा रही है, नॉर्मली प्लेन में से नहीं जा रही है, तो आप कह सकते हो इसमें से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है. इट मीन्स योर राइट ऑप्शन विल बी 0. इसमें से 0 फ्लक्स जा रहा है, इसमें से कोई भी लाइन 90 डिग्री या नॉर्मली सरफेस की नहीं जा रही है. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L meters is in the plane of the paper. A uniform electric field E, which is in volt per meter, also in the plane of the paper, is limited only to the lower half of the square as shown in the figure. The electric flux in the SI unit associated with the surface is E L square. Option A में है E L square, B में है E L square upon 2 epsilon naught, C में है E L square by 2 और D है 0. So student, once again हमारे पास एक स्क्वायर है विच इज़ इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो लोअर पोर्शन में से पास कर रही है, लोअर हाफ पोर्शन में से पास कर रही हैं, बट इट इज़ आल्सो इन द सेम प्लेन. क्योंकि ये लाइंस इस प्लेन को नॉर्मली हिट करके नहीं जा रही हैं, ये इसके प्लेन में से ही जा रहे हैं. सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अगेन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई भी लाइन इसमें से नॉर्मली पास नहीं हो रही है. सो 0. सो राइट ऑप्शन इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at points x0 ya z0 and x0 y0 z0 and xa y0 z0 respectively. The magnitude and direction of the electric dipole moment vector of this charge assembly are, option A is root 2 qa along the line joining the points x0 y0 z0 and xa ya z0. Option B is qa along the line joining points x0 y0 z0 xa ya z0, and option C is root 2 qa along positive x direction, and D option is root 2 qa along positive y direction. Okay student, what is given? 3 charges are given. First charge is plus q minus 2q and the third charge is plus q. स्टूडेंट, इनकी लोकेशन क्या है? पहले इनकी लोकेशन लिख लेते हैं. x0 आप देखेंगे z हर जगह 0 है, तो इसका मतलब ये जो भी सॉल्यूशन होगा वो xy प्लेन के अंदर होगा. लिख लेते हैं x0 ya and z is 0.
Okay, second is x0 y0 z0, x0 y0 z0 and xa y0 z0, xa y0 z0. ओके, तो क्या लोकेशन है पहले इसको बना लेते हैं. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. नाउ 0 0, दिस इज 0 0, 0 0 0 पे -2 क्यू है. स्टूडेंट इसे आप ऐसे लिख सकते हो -q एंड -q सेपरेट करके, ये ओरिजिन पर ही है तो आप इसे -2q मान सकते हो. 2q ही है माइनस, बट अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया है. अब एक प्लस क्यू चार्ज है x0 ya पर. सपोज करो यहाँ पर y की वैल्यू a है, दिस इज a पॉइंट. यहाँ पर आप y की वैल्यू a कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ रखा है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज. अगेन xa y0, xa z तो 0 है ही, xa इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जो कि xa पर है, जिसकी वैल्यू है प्लस की. Student, what is dipole? Dipole is just an arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance. And what is electric dipole moment? Electric dipole moment is just the product of either charge. One can be from. What is electric dipole moment? Electric dipole moment is just the product of either charge and the distance between the two charges. Generally हम दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 2a से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर जो मुझे डाइपोल दिया गया है वहाँ चार्जेस के बीच का डिस्टेंस a है, तो हम इसके डाइपोल मोमेंट को q इंटू a से ही लिखेंगे. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. नाउ दिस इज फर्स्ट डाइपोल, दिस इज सेकेंड डाइपोल. तो हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पर जो डाइपोल बन रहा है, सपोज कि डाइपोल मोमेंट P1 कंसीडर करते हैं, उसकी डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, और यहाँ पर जो डाइपोल बन रहा है जिसके डाइपोल मोमेंट है P2, उसकी डायरेक्शन भी y एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन. तो स्टूडेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी और इनकी वैल्यूज़ क्या है. P1 की वैल्यू होगी q इंटू a और P2 की वैल्यू होगी q इंटू a. सो these are vectors and both are at 90 degree, so we can apply the law of vector addition. Net P will be root of P1 square plus P2 square. The formula you apply is a square plus b square plus 2ab cos theta, and cos 90 degree is 0, so P square P1 square plus P2 square. Putting value P1 q into a square, q into a square, again q square a square, q square a square, कॉमन निकाल लें 1 plus 1 q square a square. स्टूडेंट 1 plus 1 2 हो गया, तो है √2, ये बाहर आ जाएगा q इंटू a. सो दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन विल अलोंग द डायगोनल. यू कैन कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर एंड दिस विल बी द डायरेक्शन and this point is AA, XA, YA. So what will be the right option? Right option will be A, √2QA, √2QA, and direction is along x0, y0, z0. This is x0, y0, z0 and xa, ya, z0, xa, ya, z0. So this is your right option. A is the right option. Okay, now the next question is, a point Q lies on the perpendicular bisector of an electrical dipole of dipole moment P if the distance of Q from the dipole is r, which is much larger than the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to
A option is p square and r minus 3. B option is p and r minus 2. C option is p minus 1 and r minus 2. D option is p and r minus 3. सो स्टूडेंट किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, और ये केस क्या है? केस है जो चार्ज है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, डेट इज़ इक्वेटोरियल लाइन. यू नो, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जो पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो वो यहाँ पर है, विच इज़ एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यू कैन से ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O. सो स्टूडेंट इसके लिए हम जो नेट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं उसकी जो वैल्यू आती है वो होता है E, विच इज़ P, विच इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2. ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है P पॉइंट के ऊपर, विच इज़ ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ कंडीशन इज R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A. बोला गया था क्योंकि पॉइंट P है वो ऐसे डिस्टेंस पर है जो कि उसके डाइपोल के साइज से बहुत ज़्यादा है. R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, सो यू कैन नेग्लेक्ट A. देयरफॉर E P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये 0 होगा 3/2, विच इज़ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब E. So you can say electric field is directly proportional to P and electric field is directly proportional to r raised to power minus 3. So what will be the right answer? D. D is the right option. Directly proportional P and directly proportional r raised to power minus 3. So this is the right answer. Okay, now the next question is, an electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field intensity 2 × 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, is 8 millicoulomb. Option B is 2 millicoulomb. Option C is 5 millicoulomb. And option D is 7 microcoulomb. Okay, what is the concept? Student, ये concept है, whenever a dipole is placed in uniform electric field, it will experience a torque. Let us consider this is electric field. अगर हम इसमें एक डाइपोल रखें तो because of electric field it will experience a torque. This one, the dipole is placed at an angle theta. यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगेगा विच इज़ क्यू इंटू ई, यहाँ एक फोर्स लगेगा विच इज़ क्यू इंटू ई. बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स विल बी 0, बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट सेम, सो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड हुज वैल्यू इज PE sin theta, where angle theta is between P, electric dipole moment, and electric field. Now what is given? First of all, the angle is given, which is 30 degree, and electric field is 2 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb, and the dipole length is given. Dipole length is 2 centimeter, which is 2a, which is 2 centimeter. Also the value of torque is given, which is 4 Newton meter. So student, you can apply the formula PE sin theta. अगेन देखो, हमने लेंथ को 2a से डिनोट किया है बिकॉज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं क्यू इंटू 2a. तो यू कैन राइट P विच इज़ क्यू इंटू 2a E sin theta, that is tau. Now tau is given 4 q into 2a. This is in centimeter, converted in meter, 10 to the power minus 2 meter. 2 into 10 raised to power minus 2. Again electric field is 2 into 10 raised to power 5. Again sin 30 degree. So q 4 divided by क्रॉस मल्टीप्लाई कर नीचे ले आएंगे 10 to the power minus 2, 2 into 10 raised to power 5 into sin 30 degree. You know sin 30 is 1/2. You can cancel 2 to the 4 and 2 पर आ जाएगा. 10 raised to power 5, 10 to the power minus 2, 10 to the power 3 जो ऊपर आएगा तो वैल्यू बनेगी 2 into 10 raised to power minus 3
कूलम और 10⁻³ is milli, you can say 2 milli-coulomb. So what will be the right answer? And right answer will be 2 milli-coulomb, and which is B. B is the right answer. B is the right answer. Next question is, a dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E, then torque acting on it is given by tau, which is P dot E, tau P cross E, tau P plus E, tau P minus E. Student, you know the torque when it is placed, when the dipole is placed in uniform electric field is P, tau P is sin theta. Student, इसे आप लिख सकते हो because here is sin theta, so it is the result of cross product. You can write it P cross E, that is tau vector. So what will be the right option? Right option will be B, which is tau P cross E. Now next question is, a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of the field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? And the given is 1/4 epsilon 9 into 10⁻⁹ Newton meter square per coulomb square, and the answer is A option 1.28 10⁻⁴ Newton per coulomb, and B option 1.28 10⁻⁵ Newton per coulomb, and C is 1.25 10⁻⁶ Newton per coulomb, and D is 1.28 10⁻⁷ Newton per coulomb. So student, how we can solve it? Condition is, एक स्फीयर है हमारे पास जिसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, 10 सेंटीमीटर. इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. द पॉइंट इज हेयर, लेट्स सपोज. स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस हम गॉस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं. इस तरह के क्वेश्चन हम गॉस थ्योरम से सॉल्व करते हैं. तो जब भी हमें किसी पॉइंट पर जो कि स्फीयर या स्फेरिकल शेल से बाहर होता है, वहाँ से गॉसियन सरफेस हमें पास करना होता था. बट कॉम्पिटिटिव में हम इतना ज़्यादा हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम एक कंसेप्ट पे जाएंगे. कंसेप्ट ये है, जब कभी भी जो पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर वो स्फेरिकल शेल से बाहर है, तो इसका रिजल्ट वही आता है जो इस चार्ज को सेंटर पे कंसीडर करके इस गिवन पॉइंट या गिवन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से आना था. तो स्टूडेंट, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. आपको सिंपल एक कंसेप्ट याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r². सिंपल, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो उसे सॉल्व करने पर भी यही आंसर आएगा. तो स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जब आपको कोई पॉइंट स्फेरिकल शेल से बाहर दे रखा है, तो आप पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर कर लो, और उसी के लिए आप किसी गिवन पॉइंट पी पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्यूशन कर सकते हो. तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? हमें चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है? चार्ज की वैल्यू गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है जहां हमें फाइंड करना है 15 सेंटीमीटर, विच इज़ 15 10⁻² मीटर. अगेन 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू हमें गिवन है, तो सॉल्यूशन विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3.2 10⁻⁷ divided by distance. Distance is here 15 into 10⁻² square. You can write 9 3.2 divided by 15 into 15 225 into 10⁻⁹ minus 7 divided by 10⁻⁻4. You can write 9 into 3.2 divided by 225 into, you can solve it as 9 10⁻⁹ minus 7 plus 4. This is 2 plus 6 10⁻⁶ 9 3.2
2 to 5, that is electric field. So you, after calculating it, you will get answer 1.28 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. So this is the right option. So right option is 1.28 10 raised to power 5 Newton per coulomb, which is B. Now the next question is, a thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part A K B of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part A C D B of the ring is, option is E along KO, B 3E along OK, C 3E along KO and D E along OK. So डायग्राम क्या गिवन है स्टूडेंट? डायग्राम इस तरह से है, हेयर इज अ स्फीयर और दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, दिस इज सेंटर एंड दिस पॉइंट इज के. ओके, तो स्टूडेंट हमें कैलकुलेट ये करना है कि जो पार्ट ए सी डी बी है, ए सी डी बी है, इस पूरे पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा. यहाँ कोई चार्ज उस समय हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. जिस समय से इस पार्ट का पूछा गया है तो हमें सिर्फ इसी पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है. तो किस तरह से कैलकुलेट करें? हमें दिया गया है, अगर सिर्फ अकेले इस पार्ट की बात करें, ए के और बी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और यू कैन से द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर ये प्लस के वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव का चार्ज है, तो स्टूडेंट इस वाले पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ए के और बी, उस पे उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सेंटर में इस साइड होगी, क्योंकि वो रिपल्शन वहाँ शो कर रहा है टेस्ट चार्ज पर, तो इस साइड में डायरेक्शन होगी ई की. बट हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो रिमेनिंग पार्ट है. रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? रिमेनिंग जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो है ए सी डी एंड बी, दिस वन ए सी डी एंड बी, इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? स्टूडेंट सिमेट्री के लिए समझते हैं, हर एक पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा. अगर मैं कहूँ इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है विच इज़ ई, तो इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड होना चाहिए विच इज़ इक्वल टू ई. इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए विच इज़ ई, और इस पार्ट का इलेक्ट्रिक इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए इस साइड होना चाहिए विच इज़ ई. क्योंकि ये दोनों पार्ट जो हैं, ये जो पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है इसका, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो ख़त्म हो जाता है, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया. बट क्योंकि हमसे सिर्फ इस हिस्से का पूछा गया है, इस हिस्से की बात नहीं की गई है उस समय में, सिर्फ इस हिस्से की अगर बात करनी थी, ये तो कैंसिल हो गए. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में, इसका मतलब वो O से K की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड E के बराबर होगा, क्योंकि उस समय में ये अवेलेबल नहीं है, उस समय में ये अवेलेबल नहीं है. तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल. इस पोर्शन का, जो इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ये बचा, तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरे पोर्शन की वजह से, क्योंकि ये वाले पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E एंड अलोंग डायरेक्शन इज O to K. And what is the right answer? Right answer is E along KO. Sorry, E along OK. OK. D is the right answer. Okay, now the next question is, electric field at O of semicircle of radius A having linear charge density lambda given as A option है 2 lambda upon epsilon naught A, B option है लैम्डा पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सी ऑप्शन है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और डी ऑप्शन है लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए.
सो स्टूडेंट, क्या डायग्राम गिवन है? हमारे पास इस तरह से एक सेमी सर्कल है, जिसकी रेडियस a गिवन है, दिस इज द रेडियस, और इसके सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज पूरी लेंथ पर फैला हुआ है। पूछा गया है ये सेंटर जो है O, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के वैसे दो मेथड हो सकते हैं, तो मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा पोर्शन कट कर लें, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर कट कर लें जिसकी लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं dl, और ये जो पोर्शन एंगल बना रहा होगा सो इट इज़ d थीटा, और इस पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और आप इसे कंसीडर कर सकते हो DE। और स्टूडेंट ये एंगल मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्मॉल पोर्शन है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो इस लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये आपको कंसीडर करना होगा। तो स्टूडेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, आप इसे कंसीडर कर सकते हो, ये एंगल भी थीटा होगा। ये अगर d थीटा है तो यहाँ होगा d साइन थीटा, d साइन थीटा, और यहाँ हॉरिजॉन्टल में होगा de cos थीटा। तो स्टूडेंट जितने भी पोर्शन हम कंसीडर करेंगे, सबके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के, इस पोर्शन के इस साइड होंगे, इस पोर्शन के इस साइड होंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। मगर जितने भी d साइन थीटा कंपोनेंट होंगे इस पूरे पोर्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो सारे इसी डायरेक्शन में आएंगे और सभी ऐड हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो सबसे पहले मैं DE की वैल्यू फाइंड कर लूँ। हमें कंसीडर करना है इस छोटे से पोर्शन पे एक थोड़ा सा चार्ज आ गया है। आपको पता है जो लैम्डा होता है वो चार्ज अपॉन लेंथ होगा, तो चार्ज जो होगा वो लैम्डा इंटू DL होगा। तो यहाँ चार्ज आ चुका है लैम्डा इंटू DL। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इज़ लैम्डा DL अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा a स्क्वायर। आल्सो DE, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं सीधा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा, सारे कंपोनेंट्स। अच्छा बेटा, जो थीटा की वैल्यू है वही वेरिएशन में है, तो अगर ये थीटा की वैल्यू वेरिएशन में है तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये वैल्यू थीटा की कहाँ से कहाँ जा रही है? ये जा रही है 0 डिग्री से लेकर पाई तक, ये लिमिट है इसकी। DE वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL। आप DL को भी चेंज करोगे एंगल की फॉर्म में, यू नो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो DL की वैल्यू आएगी a इंटू डी थीटा। तो आप लिख सकते हो a d थीटा, साथ में है साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर। अब a स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या कांस्टेंट है? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये सब कांस्टेंट है। साइन थीटा d थीटा 0 से पाई, दिस वन। बट अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, सॉल्व करें तो माइनस कोस थीटा 0 से पाई, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री माइनस लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कोस पाई -1 माइनस कोस 0 1 -1 -1 -k2
-2 इंटू माइनस लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ई बचा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. This is the electric field due to that portion. So right answer is C, which is lambda upon 2 pi epsilon naught A. So C is the right option. I hope students आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए. आगे आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं इन फ्यूचर आपके लिए उसी तरह की वीडियोस लाता रहूं. थैंक यू वेरी मच.